बच्चों, माई सेल्फ रोशन कुमार, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। हम लोग ANTS पेपर्स पार्ट 6 का आज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मतलब इसमें ये मैच द कॉलम टाइप का है। तो इसमें क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस मतलब कई सारे अलग अलग ABCD में दिया हुआ है। तो कोशिश ये रहता है कि कौन सा ऑप्शन मैच करने से कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, तो उसे थोड़ा सा कम सॉल्व करना पड़ता है इन एग्जामिनेशन। अगर आप इसको अदरवाइज सॉल्व करते हैं तो एक एक को सॉल्व करके कंसेप्ट को जानने के लिए कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बी पार्ट को पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कह रहा है फॉर नॉन जीरो टू वेक्टर्स A एंड B इफ A डॉट बी का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है आपका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन एंगल बिटवीन A एंड B इज, अच्छा तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका AB cos थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर नहीं करने से भी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लगा दिए तो AB cos थीटा आ गया और यहाँ से इसका आ जाएगा AB sin थीटा। वे थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B। अब यहाँ से देखिए AB और AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू 1। डेट मीन्स कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। थीटा का जो वैल्यू है आपका 45 डिग्री आ रहा है बी ऑप्शन में। अब चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए बी में जो अगर हम निकालें इसका एंगल 45 डिग्री तो इसका 2 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब इधर चेक कर लेते हैं जो इसका फाइनल ऑप्शन है। इसमें बी वाले पार्ट पे आते हैं तो बी का देखिए 3 3 4 2 है, तो बी का 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर मैच कर रहा है। बी वाला ओनली ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में है, तो डेट मीन्स कि ये जो ओवरऑल जो ये हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर इसका जो ऑप्शन जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है डेट इज ए। आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन से ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शंस को सही ऑप्शंस को मार्क कर लिया, है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 51। नाउ 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट P है डेट इज 17√2 बी अ पॉइंट एंड लाइन L इज, लाइन L दिया हुआ है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं x - 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2√2, डिवाइड कर देते दोनों तरफ 2√2 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपका y - 2 डिवाइडेड बाय 2√2, ऐसा लिख लिया, है ना। और z वाले ऑप्शन को इसके साथ लिख लेते हैं ऐसा z - 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं x का वैल्यू लैम्डा टाइम्स 2√2 और प्लस का 1, तो ये आपका लाइन का इक्वेशन यही हो गया, है ना। अब देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात दिया हुआ है, कह रहा है कि P बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये पॉइंट P इसी लाइन के ऊपर है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि PQ इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है √2 टाइम्स x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1, या इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये प्लेन दिया हुआ है, दिस प्लेन इज गिवन, ठीक है, ये प्लेन हमारे पास गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट P मेजर्ड अलोंग अ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन L एंड इज मिनिमम। तो यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, और क्या है कि ये इस एक लाइन के अलोंग है जो कि 45 डिग्री पे है ना, विद द लाइन L एंड इज मिनिमम, देन वैल्यू ऑफ PQ। तो हम कह सकते हैं हियर रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ इज, रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ जो होगा, जो कि मिनिमम भी कह रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक पॉइंट से, ये आपके पास सपोज प्लेन है और ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट के बारे में दिया हुआ है 1,7,√2, है ना। अब देखिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस प्लेन के अबाउट, यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेन किसी पॉइंट का प्लेन से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो 2D की तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे ये इस पॉइंट को हम इस प्लेन में रख देते हैं और स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, पॉइंट को लाइन में रख दिया और डिवाइडेड बाय √ कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y², ऐसे करके। सिमिलरली इसमें प्लेन में भी कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ जो है वो गिवन कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, इस पॉइंट को रख दिया x के जगह पे 1, तो √2 प्लस का 7 और माइनस का यहाँ पे z यानी √2 और -1 का मॉड
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा हमारा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1, ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रूट 2 से रूट 2 कटता हुआ नजर आ रहा है। न्यूमरेटर वाले पार्ट में आ रहा है हमारा 6 और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अगर 3 ऑप्शन में देखें 53 के लिए जो हमारे पास 52 के लिए क्वेश्चन में 3 जो है ऑप्शन ए में है, देयरफॉर इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53, है ना। इसमें प्लेन का थोड़ा सा कंसेप्ट था लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लाइन की तरह ही हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया वो आ गया। और यहाँ पर ये जो मेजर्ड कह रहा था अलोंग अ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन एल एंड इज मिनिमम, देयरफॉर हमने ये डिस्टेंस पॉइंट से प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाला, वही रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा आंसर के लिए। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कह रहा है लेट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पी ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 इज एम सच दैट नॉर्मल एट पी इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देन 3m का मॉड इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो इलिप्स है इसको अगर हम प्रॉपरली लिखे यहाँ पे, इलिप्स का इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। दिस इलिप्स इज गिवन। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो यहाँ से ए हमारा 9 आ रहा है और बी जो है आपका 3 आ रहा है स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर करने पे। अब इसका अगर हम इस इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट मानते हैं, सपोज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इस इलिप्स के ऊपर हमने एक पॉइंट माना और उस पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई टेन थीटा माइनस बी वाई टेन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है नॉर्मल का इक्वेशन। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा फॉर द इलिप्स, ऐसा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसका जो है P इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और कहाँ से ये कह रहा है कि नॉर्मल एट P इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन से नॉर्मल का मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये मान लीजिए अगर ये नॉर्मल लाइन है, सपोज ये नॉर्मल लाइन है, इसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और उस डिस्टेंस को बाद में हम मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, अच्छा देखिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यही नॉर्मल का जो लाइन का इक्वेशन है वो बन जाएगा, ए के जगह पे 3 रख देते हैं तो 9 सीकेंट ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 tan थीटा इंटू वाई। ठीक है, और राइट हैंड साइड के बारे में अगर आप बात करें उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये कितना आ रहा होगा 81 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी माइनस का 72 बच रहा होगा, ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकाले तो x के जगह पे 0 y के जगह पे 0 रख देंगे और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका माइनस 72 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, यानी ये वाला पार्ट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 81 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ से आ जाएगा आपका 9 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं 9 कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, न्यूमरेटर साइड में जो है वो मॉड लगा हुआ तो ये आ जाएगा आपका 72 डिवाइडेड बाय 9 कॉमन करके बाहर आएगा तो ये 3 टाइम्स बाहर करके लिख लेते हैं, एंड दिस विल बिकम 9 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा नहीं होता है, ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा होता है ना, इसको सही कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका बी वाई कोसेक थीटा। ठीक है, और ये भी आ जाएगा आपका इवेंचुअली कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये अपने आप में लिखा हुआ है कोसेक थीटा, तो इसको सही करके यहाँ से हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी आपका ये कोसेक थीटा था। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, 9 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए हम कन्वर्ट करके लिखते हैं
और 9 को बाहर करके तो 3 बाहर आ जाएगा रूट ओवर, और यहाँ बच जाएगा हमारा 3 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, डेट विल बी 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको भी हम कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 9 टाइम्स, और ये बन जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सही करके लिख लिया हमने, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट होकर 24 टाइम्स में चला जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, और यहाँ से आई थिंक ये आ जाएगा रूट ओवर 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से 9 जब कॉमन किया था, इसको सही से लिख लेते हैं तो ये जो हमारा इलिप्स है, इसके लिए अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन देखें तो देखिए नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो आ जाएगा ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। a के जगह पे 9 रख देते हैं, b के जगह पे 3 रख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा आपका 9 sec थीटा इंटू एक्स माइनस 3 cosec थीटा इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 81 माइनस 9 डेट इज 72 ऐसा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स सेक थीटा इंटू एक्स माइनस कोसेक थीटा इंटू वाई और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो मिनिमम है, मैक्सिमम है। तो पहली बात तो हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये सपोज ये लाइन है और यहाँ से हम ओरिजिन से क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट से लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को लाइन में रख देते हैं, यानी x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये आ जाएगा डायरेक्टली 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो माइनस 24 का मॉड 24 और रूट ओवर यहाँ माइनस लगा रहेगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे ख्याल से 9 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा। अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं, है ना। तो इस डिस्टेंस के बारे में देखिए कैसे हम इसको मैक्सिमाइज करके लिखते हैं। ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, तो 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा एंड ये आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा, दिस शुड बी मिनिमम। अगर हम ओवरऑल डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो मिनिमाइज होना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर मिनिमाइज होने के लिए हम क्या करते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर करके am > gm करेंगे और वहाँ से ये जो आपका इक्वलिटी होल्ड करेगा तब जाके मिनिमम आएगा। डेट मीन्स कि हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, यानी 9 और उसको मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 tan स्क्वायर थीटा को हमारे पास ये लिखना पड़ेगा कि ये cot स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके कि tan 4 थीटा जो है वो रहा होगा 1/9, सो यू कैन से tan स्क्वायर थीटा जो है, tan स्क्वायर थीटा 1/3 रहा होगा, यानी tan थीटा जो है, tan थीटा वो आपका 1/√3। हम प्लस साइन के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे मॉड लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि cot थीटा जो रहा होगा, cot थीटा वो √3 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में आगे चल के दिया हुआ है, उसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगा -b/a इंटू cot थीटा उस पॉइंट पे, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं -b/a, तो -b के हिसाब से देखें तो -3/9 और cot थीटा कितना है, cot थीटा √3 है ना। ये m है, ये किसका वैल्यू है, m। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है 3m का मॉड। तो यहाँ से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके मॉड लगा देते हैं, यही चीज़ हमें इवेल्युएट करना है, तो ये आ जाएगा आपका -9/9 इंटू
√3 और उसका लगा देंगे मॉड। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका √3। सो √3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। अगर ऑप्शन में देखें तो √3 जो है सी पार्ट में है, तो इसके लिए हमारे पास ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का है लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 3 एंड सी का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 दिया हुआ है। अच्छा, और ये रिलेशन अपने पास दिया हुआ है। आगे चल के कह रहा है एंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज अल्फा एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज बीटा, इन दैट केस इवेल्युएट कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली बात ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको दोबारा से लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इसमें जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये है ए इंटू ए डॉट सी, और क्या दिया हुआ है प्लस बी इंटू, और ये क्या लिखा हुआ सी डॉट बी। ओके, सी डॉट बी। और आगे चल के आप देखें तो ये लिखा हुआ ट्वाइस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और माइनस का 3/2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, ए डॉट सी, और राइट हैंड साइड में ए का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में बी सी डॉट बी का कोएफिशिएंट बी वेक्टर है, और मतलब बी वेक्टर का कोएफिशिएंट जो है, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट वो दिया हुआ है सी डॉट बी, ऐसा। और राइट हैंड साइड की तरफ आप आइए तो बी का जो कोएफिशिएंट है वो आपका 2 इंटू माइनस 3/2 दैट इज -3 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने कंपेयर करके लिख लिया। अच्छा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज अल्फा, अच्छा, और ए और बी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो देखिए इसके हेल्प से, इस वाले रिजल्ट के हेल्प से ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड सी कॉस अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल अल्फा। ए का मैग्नीट्यूड आपके पास दिया हुआ है 2 और बी का मैग्नीट्यूड 3, और सी का भी मैग्नीट्यूड 3 ही दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा 2, डेट मीन्स कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कॉस अल्फा का वैल्यू आ रहा है 1/3। तो साइन अल्फा का जो वैल्यू रहा होगा वो रहा होगा प्लस माइनस √8/3, ऐसा। मैं डायरेक्टली एक साथ निकाल ही लिया, है ना। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन आपके पास दिया है बी डॉट सी वाला, देखिए इस रिलेशन के हेल्प से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू -3, ऐसा। अब देखिए बी का और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 और 3 है, तो ये आ जाएगा आपका, और इंटू में कॉस बीटा आएगा, है ना, इंटू में कॉस बीटा, क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल बीटा है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू कॉस बीटा, ये -3 के इक्वल आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप कह सकते हैं कि कॉस बीटा जो है, कॉस बीटा वो आ जाएगा आपका -1/3 के इक्वल। तो साफ साफ आप देख सकते हैं साइन बीटा जो है वो अगेन आ जाएगा आपका +-√8/3, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि इसमें क्वाड्रेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा सूटेबल ऑप्शन हम मैच करा पाते हैं ना। तो वैल्यू निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन ए साइन बी, यानी साइन बीटा। तो देखिए आप कॉस अल्फा का जो वैल्यू है, कॉस अल्फा का 1/3 है, कॉस अल्फा का वैल्यू 1/3 है, और कॉस बीटा का वैल्यू -1/3 है, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू जो है, साइन अल्फा का वैल्यू अगर हम √8/3 लेते हैं और +-√8/3 लेते हैं। अब इसमें हमने प्लस ही लिया है, ज़रूरत के हिसाब से इसको माइनस प्लस से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देते हैं। इसका एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से -1/9, है ना, -1/9 आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये प्लस साइन के साथ ही आगे बढ़ जाए तो ये माइनस का 8/9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो -9/9 आ जाएगा, डेट मीन्स की -1। एक आंसर तो -1 इसका आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस वजह से 54 का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका बी। बचा हुआ आंसर भी आएगा लेकिन वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा होगा, डेट इज वाई इस क्वेश्चन 54 का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा बी
बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है अ हाइपरबोला पासेज थ्रू द फोसाई ऑफ द इलिप्स। अच्छा, एक इलिप्स है, इसका पहले क्वेश्चन नंबर मार्किंग कर लेते हैं 55। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें थोड़ा डायग्राम का भी हेल्प ले सकते हैं ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलिप्स दिया हुआ कुछ इस प्रकार से और इसके रिगार्डिंग हाइपरबोला कह रहा है कि ऐसा रहा होगा, है ना। अब देखिए कह रहा है कि हाइपरबोला पासेज थ्रू द फोसाई ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का फोकस कितना है। अगर ये पास इस तरीके से कर रहा होगा तो पहले तो इलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो इसका अगर हम इसेंट्रिसिटी देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25, डेट मीन्स कि 3/5 आ रहा है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका जो फोकस है, इस इलिप्स का जो फोकस है, फोकस होता है AE,0 प्लस माइनस AE,0। तो ये आ जाएगा आपका AE, तो ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी 3,0, ठीक है, ये 3,0 आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस इनसाइड रिस्पेक्टिवली विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इलिप्स इज 1 देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज। तो पहली बात तो देखिए, अगर इसेंट्रिसिटी सपोज E1 है इलिप्स का, तो पैराबोला के हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी को अगर हम E2 मान लें तो ये 3/5 है तो 5/3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो ये रेसिप्रोकल रहा होगा, ठीक है। ये हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आ गया। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है आपका एक्स स्क्वायर बाई सपोज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है, ये आपका है हाइपरबोला का इक्वेशन। अगर ए और बी मालूम पड़ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाइपरबोला जो है AE,0 से पास कर रहा है। अगर ये ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस इस तरीके से और हाइपरबोला इसके फोकस से पास कर रहा है, यानी यही पॉइंट जो है हाइपरबोला के ऊपर रहा होगा, तो AE,0 यानी 3,0 से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के हिसाब से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 बाई ए स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जो हमारा ए स्क्वायर आपका डायरेक्टली 9 आ जाएगा, है ना। तो हाइपरबोला के लिए हमने ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। अच्छा, इसेंट्रिसिटी मालूम है हाइपरबोला का, तो बी स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा इस तरीके से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर जो होगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, आई थिंक ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर यहाँ से ये 81 आ रहा है, नहीं ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है, तो डायरेक्टली 9 रख देते हैं। 9 इंटू यहाँ से देखिए इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5/3 का स्क्वायर 25/9 और माइनस का 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9 बाहर और 25 माइनस 9, है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन हमने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकल गया है, देयरफॉर हाइपरबोला रिक्वायर्ड हाइपरबोला जो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, डेट मीन्स की 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर यानी 16 इक्वल्स टू 1। अब ऑप्शन से मैच करा लेते हैं कि वो हाइपरबोला का इक्वेशन जो है जो हमने निकाला है कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 के लिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है लेट अ स्ट्रेट लाइन L पासेज थ्रू पॉइंट P 2 1 माइनस 3 एंड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों ही लाइन के ऊपर ये लाइन L परपेंडिकुलर है। अच्छा, इफ द लाइन L इंटरसेक्ट्स द YZ प्लेन एट द पॉइंट Q देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है कि लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन निकाल लें।
ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हम निकाल लें। ये सपोज लाइन L है, ठीक है। अब ये लाइन L जो है इन दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो रिक्वायर्ड लाइन के अलोंग होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। तो वो आ जाएगा आपका I कैप, J कैप, K कैप, और यहाँ से फर्स्ट रो में लिख लेते हैं 2 1 -2, 2 1 -2, और सेकेंड रो में लिख लेते हैं 1 3 4, 1 3 एंड 4, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको ओपन करके, तो ये आ जाएगा आपका I कैप इंटू, और इसको 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 6, 10 टाइम्स दिस वन आ रहा है, माइनस J कैप, और सिमिलरली देखिए इसको ओपन कर लेते हैं तो 8 और प्लस का 2, तो ये भी 10 आ रहा है, और प्लस का K कैप, K कैप के अलोंग लिखें तो ये 6 - 1 यानी ये 5 आ जाएगा। अच्छा, इसको चूंकि ये डायरेक्शन रेशियो से इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 -2 और 1, ये हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास किससे कर रहा है, 2 - 1 3 से। तो हमारे पास वो जो लाइन है उसका इक्वेशन आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे कितना था 2, तो x - 2 इक्वल्स टू y + 1 इक्वल्स टू y + 1 इक्वल्स टू z - 3, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट इसका लगा देते हैं डायरेक्शन रेशियो का, डेट मीन्स कि 2 - 2 और 1, यही वो लाइन है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं पहली बात तो, सपोज इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल करके इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस का 1 और लैम्डा प्लस का 3, ये हमने क्या किया है, ये पॉइंट लिख लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है YZ प्लेन को Q पॉइंट में मिल रहा है। तो आप देखिए YZ प्लेन से हम क्या समझ सकते हैं, YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर ये लाइन इस प्लेन को कट कर रहा है Q पॉइंट पे, तो इसके लिए हम x कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं, डेट मीन्स कि 2 लैम्डा प्लस 2 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा का वैल्यू -1 आ जाएगा। यानी Q पॉइंट जो हमने लाइन पे अज्यूम किया था, जो कि इस प्लेन को YZ प्लेन को कट कर रहा है, वो Q पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम -1 रख देंगे तो ऑफकोर्स ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ -1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। तो Q पॉइंट अपने को इवेंचुअली मिल गया, है ना। और P पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, P पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, वो कितना था 2 - 1 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं PQ का डिस्टेंस कितना होगा, देयरफॉर PQ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, PQ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा का 2 - 0 यानी 4, तो 2 - 0 यानी -2 का स्क्वायर 4, 1 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से 2 - 1 डेट इज 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आ जाएगा √9 यानी 3 आ रहा है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है आपका 3। अगर 3 देखें ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो 56 का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, है ना। 57 क्वेश्चन की तरफ आइए। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, लेट ए बी अ वेक्टर, बी भी एक वेक्टर दिया है, सी बी यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी एंड द परपेंडिकुलर टू ए, देन सच अ वेक्टर सी इज, सी जहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ध्यान दें, है ना। तो देखिए ए वेक्टर जो है लिख लेते हैं, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, है ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, है ना। और बी जो है आपका वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप, है ना। लेट सी बी यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। सी जो है यूनिट वेक्टर है, पहले तो हम नॉर्मल सी वेक्टर ले लेते हैं जो कि इसके ए और बी के प्लेन में है, तो वो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस का म्यू टाइम्स बी, ये को एक ही प्लेन में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट सी जो है 0 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के तरफ से ले लेते हैं, तो ए डॉट सी आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ए डॉट सी जो हो जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर और प्लस का म्यू टाइम्स ए डॉट बी, समथिंग लाइक दिस वन, है ना। ए डॉट सी 0 आ रहा है, लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं 1 + 4 + 1 4 6 आ रहा है। देखिए ए का मॉड का स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा
1 प्लस 4 प्लस 1 6 आ रहा है ना, ये 6 आ गया। तो लेमडा टाइम्स 6 यानी 6 लेमडा, और ये आपका प्लस का म्यू टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, अगर आप देखें तो ए डॉट बी आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 ऐसा। तो ये आ रहा है आपका 6 लेमडा और 2 2 4 माइनस 1, तो प्लस का 3 म्यू इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 लेमडा प्लस का म्यू ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 लेमडा जो है आपका माइनस म्यू के इक्वल आ रहा है। अब इसमें कई सारे, इसके प्लेन में ना कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से एक वेक्टर ऐसा होगा जहाँ पे सपोज लेमडा अगर 1 है तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आपके पास आ जाएगा -2 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लेमडा का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू -2 रख दें तो वन ऑफ द वेक्टर सी जो है वो बन जाएगा। सी जो आपने कई सारे वेक्टर्स है उसमें से एक वेक्टर सी ऐसा बनेगा कि लेमडा टाइम्स 1 यानी ए आपका 1 2 1 ऐसा लिख देते हैं, और -2 टाइम्स ये आपका बी वेक्टर है आपका 2 1 -1 ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आसानी से ये आ जाएगा 1 माइनस 4 तो -3, और ये आ जाएगा आपका 2 और माइनस का 2 तो 0 और 1 प्लस का 2 यानी 3 ऐसा आ रहा है। ठीक है, यानी सी वेक्टर को अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहे तो ये आ जाएगा -i कैप और प्लस का k कैप। 2 को हमने कॉमन कर लिया है ना। अगर हम इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखें तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड से वगैरह से डिवाइड करके तो ये आ जाएगा -1/√2 टाइम्स -i कैप प्लस k कैप। तो यही आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर सी। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 1/√2 टाइम्स -i कैप प्लस k कैप जो है ऑप्शन नंबर ए में है। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, 58 पे आते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट, ये लिख लेते हैं ना। ये दिया हुआ आपका a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी और माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी ऐसा। ठीक है, और ये आ रहा है आपका राइट हैंड साइड में √2 + 1 है ना, √2 + 1। हमें जो निकालना है वो भी लिख ही लेते हैं ना। ये निकालना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसा। कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। अब देखिए ये गिवन है, हमें ये रिक्वायर्ड है निकालने के लिए। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो काफ़ी लेंदी जैसा दिख रहा है, अगर स्क्वायर वगैरह करें जैसा फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अपने को लगता है। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि यूज करने जा रहे हैं हम। देखिए इसे डिनोमिनेटर में a बना देते हैं और यहाँ से हम यूज करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना, C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। वो क्या होता है, वो ये होता है कि a प्लस बी अगर c प्लस डी के इक्वल है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि a प्लस बी बाय a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी के। ये यूज करते हैं, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते हैं तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे ख्याल से ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, और यहाँ से a माइनस बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ये ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी यही काम करते हैं तो ये आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी यानी √2 + 1 - 1। सिंप्लीफाई करके देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो आई थिंक दिस विल बिकम a माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास ये 2 कॉमन करने से √2 + 1 और ये आ जाएगा आपका अपॉन √2। ऐसा निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं भाई, है ना। अब देखिए ये आता हुआ नज़र आ रहा है आपका, अच्छा a प्लस बी का स्क्वायर बाय a स्क्वायर ये पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ करते हैं इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो न्यूमरेटर साइड में इसका अगर हम देखें स्क्वायर करेंगे तो √2 से ये √2 कैंसिल आउट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं ना, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर साइड में √2 टाइम्स दिस वन, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √2 आ रहा है। ठीक है,
2 प्लस रूट 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो इस स्टेप के बाद देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो न्यूमरेटर साइड में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास 2 प्लस रूट 2 जो भी है इसका स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें एक खास बात क्या है कि दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो बी स्क्वायर के जब ए स्क्वायर पुट कर देंगे तो पूरी तरीके से इस फंक्शन में कॉस थीटा क्रिएट हो जाएगा। और उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2a स्क्वायर को हटा के मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 माइनस, और ये बच जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू जब 1 बाय रूट 2 आ जाएगा तो जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग देखें निकालना था a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर के जब पे बी स्क्वायर रख देते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन करके बाहर रखें तो 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 2a स्क्वायर होने के बाद 1 प्लस और ओनली यहाँ पे आई थिंक बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 2 पुट कर देते हैं जो कि मैंने प्रीवियसली निकाला था, तो ये आ जाएगा आपका इसी फॉर्म में आई थिंक आंसर भी है ना। तो ये आ जाएगा आपका रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। इस रूट 2 से ये सेटल होकर रूट 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 2 प्लस रूट 2, है ना। तो इसका जो वैल्यू है 2 प्लस रूट 2 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 58, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, है ना। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 का ए पार्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है लेट ए बी अ वेक्टर एंड बी एंड सी बी 2 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जो है ए प्लस बी माइनस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और बी डॉट सी जीरो है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट ये है ए प्लस लेमडा टाइम्स सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर लेमडा बिलोंग्स टू आर, और दूसरा स्टेटमेंट है ए एंड सी आर ऑलवेज पैरेलल। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें सो आई थिंक दिस कैन बी ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड माइनस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी और प्लस का ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। ऐसा राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही ओपन कर देते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी और माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए डॉट बी से ए डॉट बी कट गया। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ कि बी डॉट सी जीरो है तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, है ना। बी डॉट सी वाला टर्म भी हट जाएगा तो ओवरऑल जो बच रहा है यहाँ से कंडीशन डेट इज ए डॉट सी इज जीरो। जब ए डॉट सी जीरो आ रहा है तो वेक्टर ए और सी जो रहा होगा आपस में परपेंडिकुलर रहा होगा। ये ए और सी वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर रहा होगा। अब स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 में बी ए एंड सी आर ऑलवेज पैरेलल है, तो गलत है। स्टेटमेंट ए जो है, स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग हो गया, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑलवेज आ रहा है, दिया हुआ है कि पैरेलल है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। ए को भी आप चेक कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ए को मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इस तरफ भी दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इंटू लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब देखिए ए डॉट सी तो परपेंडिकुलर है तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली लेमडा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। डेट इज लेमडा कोई भी रियल पैरामीटर है, दिया हुआ लेमडा बिलोंग्स टू आर है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और सी भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स कि
ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है इनकरेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन को मैच कराएं तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए 59 में क्या कह रहा था, ऑप्शंस देखते हैं। ओनली बी इज करेक्ट, अच्छा ओनली बी इज करेक्ट की बात कर रहा है ये। तो स्टेटमेंट हमने क्या निकाला है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट ये तो गड़बड़ हो गया, नाइदर ए नॉर बी करेक्ट, ये भी गड़बड़ है। डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों तो सही नहीं है। तो कह रहा है ओनली ए इज करेक्ट। ए तो हमारा स्टेटमेंट जो है यस, ओनली स्टेटमेंट ए जो है वो सही है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। तो ए वाले में कह रहा था ओनली बी इज करेक्ट, बी जो है करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है ना। डेट मीन्स कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका आंसर जो है वो आपका सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 के बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या कह रहा है, एक वेक्टर ए है जो कि दिया हुआ है, वेक्टर ए इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 5k कैप, प्लस का 5k कैप। ये दिया हुआ है आपका एल्फा, ये ए नहीं एल्फा वेक्टर है ना, ये एल्फा है। और क्या दिया हुआ है, बीटा के बारे में दिया हुआ है, बीटा वेक्टर के बारे में। ये क्या है, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 4k कैप, माइनस का 4k कैप। ठीक है, लेट b1 बी पैरेलल टू एल्फा एंड b2 बी परपेंडिकुलर टू एल्फा। अच्छा, b1 जो है पैरेलल है, b1 जो है अल्फा के पैरेलल है, तो इसको b1 को लैम्डा टाइम्स अल्फा लिख देते हैं। और क्या दिया हुआ है, एंड b2 इज बी परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो b2 डॉट अल्फा ये भी आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक रिलेशन दिया हुआ है, तो b जो है बीटा वेक्टर दिया हुआ है b1 प्लस b2, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये गिवन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो कि देन द वैल्यू ऑफ 5 बीटा 2, अगर हम बीटा 2 निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, बीटा 2 को लिख लेते हैं, बीटा 2 को लिख लेते हैं बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा b2 इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स अल्फा, इसको लैम्डा टाइम्स अल्फा लिख लिया। अच्छा, क्वेश्चन में ये देखिए दिया हुआ है बीटा 2 डॉट अल्फा इज 0, तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे दोनों तरफ अल्फा के साथ, तो क्या बन जाएगा बीटा 2 डॉट अल्फा और इधर लिखेंगे तो अल्फा डॉट बीटा और माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा डॉट अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर। ये तो 0 दिया हुआ है, अल्फा डॉट बीटा भी यहाँ से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, अल्फा डॉट बीटा का क्या वैल्यू रहा होगा, अल्फा डॉट बीटा जो है वो बन जाएगा, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 20, यानी ये माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम माइनस 10 रख देते हैं, माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है लैम्डा का जो वैल्यू है -1/5 आ रहा है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आ गया -1/5। सो बीटा 2 वेक्टर जो था उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा वो बीटा माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा, तो लैम्डा कितना है आपका 1/5। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए अल्फा डॉट बीटा हमारे पास आया है -10 और माइनस का लैम्डा स्क्वायर, तो ऑफकोर्स ये इतना ही होगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा 2 का जो वैल्यू बीटा माइनस लैम्डा टाइम्स, तो माइनस प्लस का 1/5 इंटू अल्फा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 बीटा 2 जो है वो आ जाएगा आपका 5 बीटा प्लस का अल्फा। ठीक है, तो 5 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा कीजिए, 5 प्लस 4 9, 10 प्लस 3 13, माइनस 20 प्लस 5 तो -15। ये आ गया आपके पास 5 बीटा 2 का वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के बताइए, 5 बीटा 2 डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए, है ना। तो ये तो निकाल ही चुके हैं, ये क्या था 5 बीटा 2 का वैल्यू 9 आई कैप प्लस 13 जे कैप और माइनस का 15 के कैप, है ना। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप, है ना।
दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो ये डायरेक्टली दिख रहा है 9 + 13 - 15 इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9 - 2 सो 7 आ रहा है ना। तो 7 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। ऑप्शन में अगर देखें तो 7 जो है क्वेश्चन नंबर 60 के सी पार्ट में आ रहा है, तो इसका जो 60 का आंसर हो जाएगा वो सी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया, इसका सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है ए एंड बी बी। 61 में यहाँ पे है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि r.a 0 है देन r.c इज। अच्छा, इसको मैं पलट के लिख लेता हूँ। कैसे? r क्रॉस, ये क्या दिया हुआ है, r क्रॉस b वेक्टर, और इसको रिवर्स करके लिखेंगे साइन बदल जाएगा, यानी c क्रॉस b वेक्टर। ये 0 आ रहा है, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं r क्रॉस b माइनस, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस c क्रॉस b वेक्टर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि r माइनस सी जो होगा वो दोनों के बीच का एंगल 0 है, या पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b के बराबर। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं r जो है वो आ जाएगा c प्लस लैम्डा टाइम्स b। ऐसा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिए r.a 0 दिया हुआ है, तो पहले यही लगा देते हैं, a से इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो r.a जो है 0 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका c.a और प्लस का लैम्डा टाइम्स b.a, लैम्डा टाइम्स b.a। r.a 0 दिया हुआ है, c.a की बात अगर हम करें तो यहीं से मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। देखिए a.c को निकाल लेते हैं, a.c वो कितना आ जाएगा, a इतना दिया हुआ और c इतना दिया है, तो a.c कीजिए तो 7, a.c कितना आ रहा है 7, और j का कंपोनेंट 0 है इधर से और इधर से, और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 4 × 2 8, तो r.c 15 आ रहा है आपका, ठीक है, और मतलब a.c 15 आ रहा है। एंड इसका जो वैल्यू देखें b.a का, वो भी निकाल लेते हैं, b.a बोले या a.b बोले, है ना। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखिए i का कंपोनेंट 1 है, j का है नहीं, और 2 इधर से 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 यानी 3 आ रहा है। तो हमने बारी बारी से क्या किया, a.c निकाल लिया, वो 15 है, और a.b जो है आपका 3 है, तो ये आपका a.c जो है इसके बदले 15 लिख दीजिए और प्लस लैम्डा टाइम्स b.a यानी 3 लिख दीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो है -15/3 यानी -5 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे ही हमारा -5 आया तो r निकल जाएगा। r कितना आ जाएगा, r = c और प्लस -5 टाइम्स b। तो यहाँ से आपके पास r वेक्टर दिख रहा है। c का वैल्यू भी लिख लेते हैं, है ना। c 7i कैप - 3j कैप, 7i कैप -3j कैप और प्लस का 4k कैप, प्लस का 4k कैप है -5 टाइम्स b। b वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो r वेक्टर जो है, r वेक्टर वो कितना हो जाएगा 7 - 5 यानी 2i कैप -3 और इधर से आ रहा है -5 यानी -8j कैप और यहाँ से 4 - 5 तो -k कैप, तो इतना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो ये था कि r.c बताइए, ठीक है, r.c। तो r.c निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा आपका 2 - 8 माइनस यहाँ से कितना आया था 4, यहाँ से आया था 4 - 5 यानी माइनस का k कैप, तो माइनस का 1, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, c के साथ। c कितना है 7 - 3 और 4, ठीक है। तो r.c मेरे ख्याल से आ जाएगा 7 × 2 14 प्लस 8 × 3 24 और माइनस का 4, तो ये आ रहा है आपका 20 + 14 यानी 34 आ रहा है, ठीक है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू था r.c निकालने के लिए वो आ रहा है 34। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए पार्ट में आ रहा है। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 61 इज ए, है ना, ये ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, एंड a.b इज a.b 2 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इफ c इज, सी वेक्टर को लिख लिया जाए। सी वेक्टर के बारे में कह रहा है कि 2a क्रॉस b -3b
ये है आपका सी वेक्टर, ठीक है। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ बी डॉट सी इज, बी डॉट सी का क्या वैल्यू होएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर बी से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या बन जाएगा, बी डॉट सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस 3 इंटू बी डॉट बी बच जाएगा, है ना, ऐसा। तो बी डॉट सी का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है भाई, बी डॉट सी। अब देखो क्या है, ए क्रॉस बी जो है ए वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, यानी ओवरऑल दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी दोनों का डॉट जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, और माइनस का 3 टाइम्स बी डॉट बी, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है ये आपका बी डॉट सी इज -48, तो b डॉट सी इज -48, सो -48 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी पार्ट जो है इसका 62 का वो आ जाएगा आपका ये -48 जो है बी ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है, लेट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये दिया हुआ है आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स व्हिच मिड पॉइंट इज दिस वन। अच्छा, तो यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इलिप्स के केस में कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट जो होता है वो होता है t इक्वल टू s1, ठीक है। t क्या होता है, t के बारे में पता कर लेते हैं। ये आपके पास जिस पॉइंट से ये कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए इसका कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट होता है इलिप्स के केस में, तो t कितना हो जाए, पॉइंट पहले देख लेते हैं। जैसे ये कॉर्ड है, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, यानी ये x1, y1 अगर है तो इसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू s1 होता है। t अच्छा पॉइंट क्या है, x1 दिया हुआ है आपका 5/2 और y1 दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो t के लिए x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, x1 यानी 5/2 इंटू x/9 प्लस y स्क्वायर को y1 से तो 1/2 इंटू y डिवाइडेड बाई 4 -1, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो t कहलाएगा। S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, इसी पॉइंट को इलिप्स में रख दीजिए, यानी x के जगह पे 5/2 रखिए, तो 5/2 का स्क्वायर -9 और प्लस का y स्क्वायर को 1/2 रखिए, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो t इक्वल टू S1 होता है। तो इन दोनों को इक्वेट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉर्ड का जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो सिंप्लीफाई कर लेने से ये आ जाएगा आपका 40x प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40x प्लस 18y इक्वल टू 109, ठीक है। तो इसको आप कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट के हेल्प से जब सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 40x प्लस 18y इक्वल टू 109, और गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो है इतना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109, तो डायरेक्टली दिख रहा है अल्फा जो है आपका 40 हो जाएगा और बीटा जो है आपका वो आ जाएगा 18, बीटा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 58 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो 58 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज 5/√2 देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज। अच्छा देखिए, दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये 64 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है a माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड, जहाँ पे p जो होता है पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2, 3 और 4, ठीक है। और q जो है दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अल्फा 1, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ a माइनस बी क्या होगा, उनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो है ना, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो a पॉइंट बेसिकली है आपका 1, 2, 3 और b जो पॉइंट है वो यहाँ पे है आपके पास 0, 0 और 5, 0, 0, 5 ऐसा। तो a माइनस बी जो है यहाँ से आ रहा है 1, 2 और -2, ठीक है।
P क्रॉस Q कैसे निकलेगा भाई? P क्रॉस Q भी निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा देख लीजिए। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, I कैप, J कैप, K कैप। फर्स्ट रो में लिख लीजिए आप 2 3 4 और सेकेंड रो में 1 अल्फा 1, है ना। तो यहाँ से आई थिंक आ जाएगा ये 3 माइनस 4 अल्फा इंटू आई कैप माइनस, और ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास इस तरीके से 2 माइनस 4 यानी -2 जे कैप और प्लस का के कैप करके ये आ जाएगा यहाँ से 2 अल्फा माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, P क्रॉस Q डॉट A माइनस बी लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है वो हमारा 5/√6 के बराबर है। डिस्टेंस कितना दिया है? 5/√6 के इक्वल। तो अब सभी चीज़ का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा A माइनस बी डॉट P क्रॉस Q करेंगे तो यहाँ से देखिए A माइनस बी डॉट दिस वन, तो 1 टाइम्स ये आ जाएगा यानी 3 माइनस 4 अल्फा, और ये हमारा आ रहा है माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 टाइम्स 2 यानी प्लस का 4, है ना। और ये आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से 1 टाइम्स दिस वन था 2 और -2 टाइम्स दिस वन, तो -4 अल्फा माइनस माइनस प्लस का 6, ऐसा आ गया, है ना। ये न्यूमरेटर में जाएगा और डिवाइडेड बाय रूट ओवर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास ये जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से ये कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये रूट ओवर 13 यानी d जो है न्यूमरेटर में बन रहा है 13 और डिनोमिनेटर में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 20 अल्फा स्क्वायर यहाँ क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 माइनस 24 अल्फा क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से 2 दूनी 4 और इंटू 3 12, तो -36 मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपका -36 अल्फा। और कांस्टेंट टर्म के ऊपर अगर हम ध्यान दें, रूट के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9 और यहाँ से 9 18 और प्लस का 2 22 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है 5√6 के इक्वल है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, है ना। इसको इक्वेट कर दीजिए आप 5/√6 से, ठीक है। 5/√6 से जब इसको इक्वेट करिएगा तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ये आ रहा होगा 116 अल्फा स्क्वायर प्लस 348 अल्फा और माइनस का 464, ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है। चाहे तो 116 से डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो मान लेते हैं इसमें दो वैल्यूज आ रहा होगा अल्फा 1 और अल्फा 2, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ अल्फा का है, तो इसके रूट्स का सम जो है वो आपका -3 आ जाएगा, है ना। अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो आ रहा है आपका -3, है ना। -3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो था एक बार इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था कि डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए a माइनस बी और p क्रॉस q निकाला, तो इतना आ गया। दोनों में मैंने फार्मूला में पुट किया, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स d का वैल्यू आया। d का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/√6 है और अल्फा के बीच में ये रिलेशन आ गया। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखा तो ये आ गया 116 अल्फा स्क्वायर प्लस 348 अल्फा माइनस 464 इक्वल टू 0। और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट पूछा जा रहा था, दैट इज -3 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो 64 नंबर क्वेश्चन था उसका सी पार्ट आ चुका है। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द फोसाई ऑफ ए हाइपरबोला बी 1,14 एंड 1,-12 इफ इट पासेज थ्रू द पॉइंट 1,6। देखिए इस तरीके से हाइपरबोला दिया हुआ है, थोड़ा सा रफली इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये इस तरीके से हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसका जो हाइपरबोला ये 1,6 से पास भी कर रहा है ना। फोकस दिया हुआ है इसका, है ना। F1 दिया हुआ है पहला फोकस 1,14 और दूसरा फोकस दिया हुआ है 1,-12। देखिए ये पैराबोला वर्टिकल है, तो इसमें जो इसके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है 2BE हो जाएगा,
जो कि आ जाएगा ये -12 था, तो ये 26 के इक्वल, यानी BE जो है आपका वो 13 आ रहा है। ठीक है, BE आ रहा है आपका 13। अब देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, अच्छा फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाएगा, तो वो कितना आ रहा होगा, देखिए 1,1 आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही आपका B हो जाएगा, तो B डायरेक्टली दिख रहा है 5 आ रहा है ना। तो B का वैल्यू हमने 5 रख दिया, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो 13/5 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ये लेंथ आ जाएगा 2a² b। एक्चुअली में क्या होता है 2b² a होता है, लेकिन ये वर्टिकल हाइपरबोला है तो इसका 2a² b है। तो हमने b तो निकाल लिया है, इसेंट्रिसिटी के हेल्प से a निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा 169/25। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा 1 + a² इक्वल टू 169/25। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 1 + a² डिवाइडेड बाई b² का वैल्यू 25 आ जाएगा, इक्वल टू 169/25। ठीक है, तो a²/25 जो है वो आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 25 - 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a²/25 इक्वल्स टू 144/25। ठीक है, तो डायरेक्टली दिख रहा है a² का वैल्यू हमारे पास आ गया 144। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की जहाँ तक बात है, तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा ही था, इसमें पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो रहा होगा ट्वाइस ऑफ a², यानी 144 डिवाइडेड बाय b 5 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 288/5 जो है सी पार्ट में है, तो 65 का जो है वो आपका सी पार्ट, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ देखें, तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो क्या है, वो हो जाएगा लेट h बी द हाइपरबोला हुज फोसाई आर। हाइपरबोला का फोसाई जो है 1 + √2, 0 है, और दूसरा है 1 - √2, 0। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी √2 है। इसेंट्रिसिटी आपके पास √2 है, तो 2AE जो होगा फोकस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + √2 - 1 + का √2, इसके फोकस के बीच का डिस्टेंस को लिख दिया। तो 2 × A × इसेंट्रिसिटी √2 है, और यहाँ से हमारे पास ये आपके पास 2√2 आ रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो A का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, A का वैल्यू 1 आ गया, और इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 + b² a² होता है। इसेंट्रिसिटी अगर आप ध्यान से देखें तो √2 था, तो ये 2 = 1 + b² और डिवाइडेड बाई a² 1 है, यानी यहाँ से b भी डायरेक्टली दिख रहा है 1 है। ठीक है, a और b निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो अगेन ये फॉर्मूला आ जाएगा 2b² ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस वन इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 × b² कितना है, b² 1 ही है और a² भी 1 है, तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में देखें तो सी पार्ट में आ रहा है, देयरफॉर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 66 इज सी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 है। तो क्वेश्चन में क्या करें, इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप देखें माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस जो है आपका a होता है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, ये 2a है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अच्छा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। देखिए एक फोकस इलिप्स का AE, 0 होता है और दूसरा होता है आपका -AE, 0। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 2AE। तो यहाँ पे रख देते हैं, कह रहा था कि माइनर एक्सिस, ओके, यहाँ तो B होगा, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस। ठीक है, तो 2B इक्वल टू हाफ × 2AE। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2B इक्वल टू AE दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें
4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। 4 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर के इक्वल। तो 4 इंटू, अब देखिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर, और इस तरफ ई स्क्वायर एज इट इज है। हमसे पूछा गया था इसेंट्रिसिटी क्या होगा इलिप्स का, दिया जाएगा 4 माइनस 4e स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। डैट मीन्स कि 5 टाइम्स ई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ई स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा आपका 2 बाय रूट, मतलब ई जो है डायरेक्टली लिख देते हैं, इसेंट्रिसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 बाय रूट 5। अगर हम ऑप्शन में देखें गिवन इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 2 बाई रूट 5 जो है ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, कह रहा है लेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 4p प्लस क्यू माइनस 3r, 5p प्लस r माइनस 2r एंड 2p माइनस क्यू प्लस 2r इफ द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आर अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r एंड p प्लस q प्लस r बाई 4 रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है कि ये सपोज आपका एक ट्रायंगल है, इसके पोजीशन वेक्टर से दिए हुए हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4p प्लस q और माइनस का 3r, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स जो है वो दिया हुआ है माइनस 5p प्लस का q माइनस 5p प्लस का q और माइनस का 2r, ठीक है। और थर्ड जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो दिया है आपका 2p माइनस q और प्लस का 2r, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और सेंट्रॉइड के बारे में बात करना है। देखिए इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स आर दिस। ऑर्थो सेंटर का दिया है अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा टाइम्स r, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है। और सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है p प्लस q प्लस r और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सेंट्रॉइड का भी हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 4p माइनस 5p प्लस 2p बाई 3, यानी ये आ रहा है आपका 6 यानी p बाई 3 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास p बाई 3 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली q से q, ये q बाई 3 आ रहा है, और यहाँ से देखिएगा तो ये r बाई 3 आ रहा होगा आई थिंक, है ना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो सेंट्रॉइड का x मतलब ये i कंपोनेंट है p बाई 3, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mx2, यानी 2 टाइम्स, यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं ना x कंपोनेंट ने, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका p बाई 3 प्लस q बाई 3 प्लस r बाई 3। इसका जो वैल्यू रहा होगा वो रहा होगा 2 टाइम्स दिस वन, यानी p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का n टाइम्स दिस वन, यानी अल्फा p प्लस बीटा q होगा यहाँ, बीटा q और प्लस का ये आ रहा है आपका अल्फा p प्लस बीटा q और प्लस का गामा टाइम्स r, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, p के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, q के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए और r के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, और वहाँ से आपके पास अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा, जो कि आई थिंक आएगा 1/2, बीटा भी आ रहा होगा 1/2 और गामा का भी वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, हमसे इसका वैल्यू पूछा गया था अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का 5 गामा। तो ये हाफ है इसका वैल्यू, ये 2 इंटू हाफ और प्लस का 5/हाफ, यानी ये यहाँ से आ रहा है आपके पास, इसका वैल्यू आ रहा है 5 + 2 7 + 1 8/2, 4 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो 68 का जो है आपका आंसर जो है वो 4 आ रहा है। 4 अगर हम ऑप्शन में देखें तो बी पार्ट में है,
सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। हमने क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व किया था, जिसका आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे। मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ अगर आप देखें, ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम पहले लाइन के लिए लिख लेते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 13 डिवाइडेड बाई 3। इसको मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से अगर पॉइंट देखें तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा प्लस 2, y आ जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 9 और z आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस का 13, ठीक है। दूसरा जो लाइन है वो दिया हुआ है x माइनस a डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई -3, ऐसा दिया। इसको म्यू मान लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा माइनस म्यू प्लस का a, y आ जाएगा आपका 2 म्यू प्लस का 7 और z कंपोनेंट इसके लिए आ जाएगा -3 म्यू और प्लस का 2, ठीक है। क्योंकि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो यहाँ पे सपोज ये x1 y1 और z1 इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका x y और z कोऑर्डिनेट तीनों ही इक्वल होना चाहिए। तो हम y और z कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा देते हैं। तो y का y से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस का 7 और दूसरा आ जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस 13 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा -3 म्यू और प्लस का 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा और म्यू का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगा और म्यू का वैल्यू जो है -2 आ जाएगा। लैम्डा और म्यू का वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं। लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें और x कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करा दें, तो देखिए जब x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ था लैम्डा प्लस 2 और यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट था माइनस म्यू प्लस का a, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू -3 रख दीजिए, तो -3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस म्यू यानी 2 प्लस का a। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली दिख रहा है a का जो वैल्यू है वो आपके पास आ रहा है -3, है ना। तो a का वैल्यू -3 आ रहा है। तो 69 क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो a का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू -3 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है, V1 एक वेक्टर है, V2 एक वेक्टर है, A एंड B। अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए V1 एक वेक्टर है, V1 वेक्टर का कंपोनेंट है i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। V2 जो वेक्टर है आपका वो दिया हुआ है ai कैप प्लस bj कैप प्लस bj कैप और प्लस का c कैप k कैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर V1 डॉट V2 करें हम लोग, है ना, क्योंकि कह रहा है कि ये ना परपेंडिकुलर है, V1 V2 के परपेंडिकुलर है, तो V1 डॉट V2 जो होगा वो 0 होना चाहिए और उसके वजह से आपके पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C 0 आ जाएगा। अब देखिए बारी बारी से बात करते हैं, A B और C जो लाई कर रहा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, यानी A B C इन्हीं नंबर्स में से लेना है जो कि है -2 -1 0 1 2, इसी में से हमें A B और C का वैल्यूज को पिकअप करना है, ठीक है। तो सपोज देखिए अब यहाँ से A का वैल्यू मैं बारी बारी से यहाँ रख रहा हूँ। A का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम A का वैल्यू 1 मानते हैं तो B प्लस C का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब B प्लस C का वैल्यू -1 किन किन कंडीशन में होगा वो देख लीजिए। केस बना लेते हैं, सभी केसेस को हम काउंट करेंगे, काउंटिंग से ही हो पाएगा ये, ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, B अगर -2 हो और C जो है आपका 1 बन जाए, B क्या हो जाए -2 और C बन जाए 1, तो दोनों का सम इतना आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि B ही 1 हो जाए और C -2 हो जाए, तब भी ये चलेगा। तो 2 केसेज यहाँ से आ गया। अच्छा और कैसे हो सकता है, और इन दोनों का सम -1 इस तरीके से हो सकता है, इसका वैल्यू B का 0 हो जाए, C का -1 हो जाए, तब भी एडिशन 0 है -1 आएगा, या -1 0 पर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 और केसेज आ गए। अब देखिए
हमें इन दोनों का सम जो है वो कितना करना था, सम करना था इसका b प्लस सी का -1। ओके, तो 4 केसेज तो यहाँ से बन रहे हैं, और कोई केस बन सकता है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने -2 1 पकड़ा, अगर हम -1 0 पकड़ें और 2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ पाएगा। देखिए ऑलरेडी हमने a का वैल्यू 1 ले लिया है, तो b प्लस सी का सम -1 होना ही पड़ेगा, और b प्लस सी का सम जब -1 होना ही पड़ेगा तो उसमें किसी न किसी को नेगेटिव भी होना पड़ेगा। पहली बात तो इन्हीं दोनों पेयर से बन सकता है। तो एक बार -2 लिया तो इधर से 1 लेना पड़ा, और फिर उसको रिवर्स कर दिया, इधर से -1 लिया, तो यही 4 केसेज बन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए a का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तब क्या बनता है, तो a का वैल्यू जब 2 लेंगे तो b प्लस सी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, b प्लस सी का वैल्यू -2 रखना पड़ेगा, है ना। अब b प्लस सी के लिए आप केस बनाते चलिए, -2, 0 ले लिया, यानी b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 0, एक केस ये बनेगा, और 0, -2 दूसरा केस ये बनेगा। ठीक है, b प्लस सी का सम -2 करना है हमें, तो यही 2 केस आ रहा है फिलहाल इन दोनों केसेस से। तो टोटल केस अभी तक में कितना आ गया, 4 और 2 6 केसेज आ रहे हैं, है ना, 6 केसेज इधर से आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये केस बना लिए हैं ना, केस 1 और केस 2, इसी प्रकार से अगर आप केस 3 की बात करें, केस 3 की अगर a का वैल्यू -2 आप लेते हैं तब क्या कंडीशन बन सकता है, उस केस में b प्लस सी का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या केसेज हो सकते हैं देखिए, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, इसको रिवर्स करने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है, b का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 0, और इसका रिवर्स भी 0, 2, ऐसा हो जाएगा, है ना। और कोई केस आ रहा है यहाँ से, a का वैल्यू -2 के क्रम में हमारे पास ये केसेज बन रहे हैं ना, 1 1 2 0 0 2, तब जाके इन दोनों का सम जो है सो 2 बन पा रहा है ना। सम 2 और कैसे बन जाएगा, 0 यही बनेगा। ठीक है, तो 3 केस यहाँ से आ रहा है। इसी तरीके से हम कितना टोटल a का वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 केसेज तो हमने टैकल कर लिया है। बाकी केसेज में जैसे ही आप a का वैल्यू इसी प्रकार से रखिएगा -1, तो b प्लस सी का जो भी कंडीशन आया उसको कंसीडर कर लेंगे। a का वैल्यू एक बार आप 0 रखिए, फिर b प्लस सी का वैल्यू जो भी आएगा उसको काउंट कर लीजिएगा। और इसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कोई केस रह तो नहीं गया है, इसमें बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काउंटिंग ही हो गया, और जब इसको सभी केसेज को आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने से इसका वैल्यू जो है 18 आ जाएगा, कि 18 ऐसे केसेज हैं जिस केस में ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है इस वजह से क्वेश्चन नंबर 70 का वो आ जाएगा आपका 18 इज द राइट आंसर, और 18 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P का इमेज के बारे में बात कर रहा है। ये वो क्या है, A69। ठीक है, इस पॉइंट का एक लाइन के अबाउट जो इमेज है, ये लाइन दिया हुआ है, वो है इस लाइन के अबाउट जो है इस पॉइंट का इमेज है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, B, -A-9 ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब ये पॉइंट इसका इमेज है तो इसका मिड पॉइंट जो है लाइन पे ही सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 20 + A / 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका B + 6 / 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका -A + 6/2, ये लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था कितना, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था x - 3 / 7 इक्वल्स टू y - 2/5 इक्वल्स टू z - 1/-9। ठीक है, बाय -9। अच्छा, तो a + b का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना था। तो देखिए यहाँ x, ये चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के जगह पे ये रख दीजिए, तो 20 + A / 2 -3/7 इक्वल्स टू y के जगह पे ये रखिए, तो ये आ जाएगा b + 6 / 2 और -2/5, और c के जगह पे जब रखेंगे तो मतलब z के जगह पे आ जाएगा आपका -A + 6 / 2 और -1 / -9। तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ से a और b में रिलेशन आ जाएगा, a का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और वहाँ के बाद
तो इन दोनों को सॉल्व करके एक ए और बी में रिलेशन बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी में एक रिलेशन बनेगा। ए का वैल्यू आ जाएगा आपका -56, वो सॉल्व कर लीजिएगा आप, और इसका वैल्यू आ जाएगा -32। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका -56 और माइनस का 32 का मैग्नीट्यूड, और ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 88, है ना, -88, उसका मैग्नीट्यूड 88 आ जाएगा। तो इसके ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी था। हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट को लाइन में रख दिया और उसके बाद हमने सेटिस्फाई करा के ए और बी में दो इक्वेशन बना लिया। वहाँ से जब ए और बी को सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू -56 आ जाएगा, बी का वैल्यू -32, और उन दोनों को यहाँ ऐड करके लिख दीजिएगा। तो इसका ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 88। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 72 भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है कि कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स। यहाँ से ए बी सी -1 और 1 है, इसके सेट से 8 वेक्टर्स बन रहे हैं। कैन बी चूजन फ्रॉम भी इन 2 to the power p वेज देन p इज। अच्छा, पहली बात तो देखिए ये जो v वेक्टर है, वो क्या है, वो है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है, ए बी सी वो कहाँ लाई कर रहा है, वो यहीं से आ रहा है, -1 और 1 के वजह से आ रहा है। अच्छा, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, टोटल 8 वेक्टर्स इसके ऊपर बन रहे हैं, उसको मैं लिख के एक बार देख लेता हूँ। देखिए ऐसा एक कंडीशन हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, A1 B1 C1, ये एक वेक्टर रहा होगा। मैं इस फॉर्म में लिख के देख लेता हूँ, है ना। और क्या रहा होगा 1 1 -1, और क्या रहा होगा 1 -1 1, और क्या रहा होगा -1 1 और 1। आई कैप, जे कैप और के कैप के भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, समझने के ख्याल से अगर हम इसको लिखें तो ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमने 4 वेक्टर बनाए, 4 इसका नेगेटिव बनेगा। वो क्या बनेगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 और 1 1 -1। ठीक है, सो दीज आर द टोटल 8 वेक्टर्स जिसके बारे में ये बात कर रहा था। ठीक है, 8 वेक्टर्स हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें से 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर को चूज किया गया, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर को चूज किया गया है फ्रॉम v इंटू टू द पावर p वेज। अच्छा, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जो होगा टोटल, पहले बात इसमें से अगर हम 8 वेक्टर है, इसमें से टोटल वेज टू चूज 3 वेक्टर्स। कोप्लेनर और प्लेनर मिला के जो टोटल वेज होगा इसको चूज करने का वो कितना हो जाएगा, 8c3। 8c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, 56 आ रहा है ना। तो ये आपके पास 56 आ रहा है। ठीक है, टोटल 56 वेज आ रहे हैं, है ना। टोटल इसमें कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मिला के हम बात कर रहे हैं 56 है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था नॉन कोप्लेनर निकालिए, तो हम कोप्लेनर निकाल लेते हैं। तो कोप्लेनर कितना हो जाएगा, टोटल कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे चूज करते समझिएगा। टोटल हमारे पास देखिए 8 वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए कॉन्जुगेट टाइप का, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसे कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इन 4 पेयर्स में से कोई 2 पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब 4 पेयर्स में से अगर आप देखिए कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या हो जाए, जैसे ये सपोज ये वेक्टर है तो इसका कॉन्जुगेट है, मतलब इसमें इसका सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, है ना। जब 2 वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा इस तरीके से तो तीसरा वेक्टर अपने आप उसके कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 4 ग्रुप में से सेट ऑफ ये जो वेक्टर्स हैं टोटल 8 है, जो कि ये 4 आपस में ये पैरेलल कह सकते हैं या कोइंसिडेंट कह सकते हैं, डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, या तो इस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए, या इस ग्रुप को, या इस ग्रुप को, या इस ग्रुप को। तो 4 ग्रुप है तो उस 4 में से किसी एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। इससे क्या हो गया, हमारे पास 2 वेक्टर आ गए। किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, टोटल हमारे पास वेक्टर कितने आ गए, 2। बचा हुआ एक और वेक्टर चाहिए। अच्छा, वेक्टर जब चाहिए तो हम 2 वेक्टर का तो सिलेक्शन कर चुके हैं। जब 2 वेक्टर का सिलेक्शन कर चुके हैं तो रिमेनिंग वेक्टर कितना बचा, 6 वेक्टर बचा। जब 6 वेक्टर बचा है, देयर आर 6 वेक्टर्स रिमेनिंग, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, 6c1,
और ये हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। हमने क्या किया, 4 ग्रुप से एक ग्रुप को उठाया, 4c1 वे से एक ग्रुप को उठाया तो 2 वेक्टर आ गए। रिमेनिंग 6 वेक्टर्स में से हमने एक और वेक्टर को सेलेक्ट किया 6c1 वे से, तो इससे हमारे पास जो 3 वेक्टर आए वो ऑलवेज कोप्लेनर निकल आए। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे जो पूछा जा रहा था, देयरफॉर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स वो कितने हो जाएंगे, टोटल 56 था और माइनस कोप्लेनर वेक्टर्स 24। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रहा है आपके पास 32, जिसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। क्वेश्चन में ये हमसे गिवन है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ये इक्वल है 2 टू द पावर p के, यानी 2 टू द पावर p जो है 2 टू द पावर 5 के इक्वल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू, चूंकि देखिए 2 टू द पावर p टोटल था और हमने जो कैलकुलेट किया 2 टू द पावर 5 यानी 32 आया था, तो यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं p का जो वैल्यू है वो 5 आ रहा है। तो यही हमसे पूछा गया था, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट मीन्स कि 72 का जो आंसर है वो आ जाएगा 5। दिस वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। इसमें पीएनसी भी था और आपका क्या कहते हैं वेक्टर का भी कंसेप्ट था। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। तो चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में करते हैं बात। 73 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है कि लेट a एंड b बी 2 वेक्टर्स सच दैट a इक्वल टू √14, b इक्वल टू √6 एंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √48, देन a डॉट b का होल स्क्वायर इज। हम एक लैग्रांजेज आइडेंटिटी जानते हैं। लैग्रांजेज आइडेंटिटी क्या कहता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमें लैग्रांजेज आइडेंटिटी से हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लीजिए आप। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 48 √48 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा √48 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 दिया हुआ था और b वेक्टर का मतलब √14 था, उसका स्क्वायर 14 आ जाएगा, और b वेक्टर √6 है, उसका स्क्वायर 6 आ जाएगा, माइनस a डॉट b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 48 इक्वल्स टू 84 माइनस a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो है आ जाएगा a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 माइनस 48। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 36 आएगा। क्या 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 4 3 36 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है क्या निकालना था इसमें, a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो आपके पास यही आंसर ही हो जाएगा, डेट इज 36। सो 36 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। तो मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है, देखिए वो ये कह रहा है कि इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 5, ये हाइपरबोला है, और दूसरा इलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा और प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर जो ये दो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक हाइपरबोला का और एक इलिप्स का है। तो हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी जो है वो इसका √3 टाइम्स है ना। E1 जो है आपका √3 टाइम्स E2 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए अगर हम बात करें तो √1 प्लस बी स्क्वायर यानी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, ये होता है। और इलिप्स के लिए अगर हम बात करें तो उसके मेजर और माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 माइनस बी डैश स्क्वायर बाय ए डैश स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये जब फॉर्मूला वगैरह इसमें पुट करेंगे तो पहला जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आ जाएगा का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, है ना। ये दिया हुआ है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं आप, है ना। और सेकेंड जो है इलिप्स का वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये E1 जो है √3 टाइम्स E2 है, ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन, है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा E1 का स्क्वायर इक्वल्स टू
3 टाइम्स E2 का स्क्वायर, ठीक है। तो E1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, वो किसके बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एल्फा। ऐसा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए तो ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। 1 तो पहले से है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ऐसा। और राइट हैंड साइड में 3 साइन स्क्वायर एल्फा ऑलरेडी है, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 4 साइन स्क्वायर एल्फा जो है 2 के इक्वल आता हुआ दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर एल्फा मेरे ख्याल से आ जाएगा 1/2, यानी साइन एल्फा जो है प्लस साइन के साथ आगे बढ़े तो 1/√2 आ जाएगा। तो एल्फा जो है वो आ जाएगा आपका π/4। यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, देन द एक्यूट एंगल। अच्छा, ये जो माइनस है वो ऑब्ट्यूस एंगल देगा, एक्यूट एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं इन डिग्री। अच्छा, डिग्री में यही एक्यूट एंगल एल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और डिग्री में पहले ही बोल दिया तो ये इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो कितना आ जाएगा 45। सो 45 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर जो है वो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि x²/36 प्लस y²/16 ये कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। इसका इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा √1 माइनस b²/a²। तो ये आ रहा है आपका √20 डिवाइडेड बाई 36 यानी 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो √5/3 आ जाएगा, है ना। ये इसेंट्रिसिटी आ गया। तो इसके लिए अगर इसका हम फोकस अगर बात करें तो ये आपका होता है AE, 0 प्लस माइनस AE, 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस a कितना है 6 इंटू ई कितना है √5/3, 0। तो यहाँ से आप कर सकते हैं ये जो है प्लस माइनस 2√5, 0 आ रहा होगा। तो ये कितना आ रहा है आपका प्लस माइनस 2√5, 0। अब कह रहा है कि फोकस जो है इसका, क्वेश्चन में कह रहा था कि कोइंसाइड कर रहा है हाइपरबोला से। तो चलिए हाइपरबोला को मान लेते हैं x²/p² माइनस y² इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला मान लिया। तो यहाँ से अगर आप देखें इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा, पहली बात तो इसका जो फोकस होगा वो कितना हो जाएगा AE, 0। तो AE जो होगा इसका यानी A इसका तो P है, तो PE जो होगा PEH, P और E फॉर इसेंट्रिसिटी, EH फॉर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला वो किसके इक्वल हो जाएगा 2√5 के इक्वल हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली इसको इक्वेट करा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 5 है, तो 5 इंटू P कितना आ जाएगा आपका 2√5 के इक्वल आ जाएगा। यानी P जो है आपका 2/√5 आता हुआ दिख रहा है ना। P 2/√5 आ गया। दूसरी बात, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 5 दिया हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस Q²/P², ऐसा हो जाएगा। तो इस इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1 प्लस Q² निकालना है अपॉन P² करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 इक्वल टू 4 प्लस 5 टाइम्स Q का स्क्वायर। तो 5 यानी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, Q² कितना आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 5 और P² इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाइपरबोला के लेटस रेक्टम के लेंथ के बारे में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसको L बोला गया है वो कितना हो जाएगा 2Q²/P ऐसा, ठीक है। तो 2 इंटू Q², देखिए Q² का वैल्यू हमने निकाला है 96/5 है ना, 96 डिवाइडेड बाई 5 है अपॉन P कितना आ जाएगा, P का वैल्यू आप रखिए यहाँ से तो 2/√5 दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2/√5, ठीक है। ये था। अब इसका कह रहा है कि हमें एक्चुअल जो वैल्यू निकालना है √5 टाइम्स L निकालना है। तो √5 टाइम्स L यानी लेंथ ऑफ हाइपरबोला, ये कितना आ रहा है 96 इंटू 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट भी आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 96 डिवाइडेड बाय, और बचेगा क्या ओनली √5 बचेगा। √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू दैट इज √5 टाइम्स लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला जो था वो आ जाएगा आपका 96। तो इस क्वेश्चन का इवेंचुअली आंसर ही कितना आ जाएगा 75 का 96।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।